साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत यूं तो आज राहुल गांधी सूरत की कोर्ट में जमानत याचिका और अपनी सजा के खिलाफ अपील को लेकर हाजिर हुए। देश भर में चर्चा इसी विषय पर है, लेकिन राहुल गांधी पर हम इतनी चर्चा कर चुके हैं कि इसके अलावा भी देश में बहुत कुछ घट रहा है और उसमें से एक बेहद संवेदनशील मसला है। आज से 3-4 दिन पहले रामनवमी के त्योहार को लेकर हरिओम पवार इस देश के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए, राष्ट्र कवि हुए। उन्होंने एक पंक्तियां लिखी थी, वो पंक्तियां आपसे साझा करता हूं, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा था कि अब जो त्योहार हैं वो बहुत डराते हैं और इसलिए डराते हैं क्योंकि देश का माहौल बिगड़ जाता है। उन्होंने यहां तक लिख दिया था कि ईद दिवाली भी अब डर डर कर आते हैं। कुछ ऐसा ही हो गया। रामनवमी का त्योहार था। किसका त्योहार था? प्रभु श्री राम के प्राकट्य दिवस के उल्लास का। कौन प्रभु श्री राम? वो जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर जानते हैं। कौन प्रभु श्री राम? जिनके हजारों साल पहले के अवतार की कथा है और यह माना जाता है कि इस धरा पर अगर सबसे आदर्श राज्य किसी ने संचालित किया तो प्रभु श्री राम ने किया। राम राज्य की परिकल्पना के साथ में ही बात कही जाती है। पर उन्हीं राम के जन्म दिवस के मौके पर जो कुछ देश में घटित होता है वो अपने आप में बड़ा चौंकाता है, पीड़ा पैदा करता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। रामनवमी आई, रामनवमी के साथ में विवाद भी आया। विवाद के तहत देश में छुटपुट घटनाएं हुई, बिहार से लेकर बंगाल तक। लेकिन जो कुछ अभी भी हो रहा है वो चिंता में डालने वाला है, परेशान करने वाला है, गुस्सा दिलाने वाला है और हम इसी पर बात करेंगे और यही हमारा विषय है, बिहार से बंगाल नफरती बवाल। संदर्भ यह है कि रामनवमी पर जुलूस निकल रहे थे और जो जुलूस पर कई आरोप है कि पत्थर फेंके गए, पत्थर दूसरे समुदाय के द्वारा फेंके गए। वहां पर गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, उन सरकारों ने इस घटनाक्रम के संदर्भ में जिस तरीके का रवैया अपनाया उसके खिलाफ भाजपा मुखर है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है ये अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए ही काम करने वाले लोग हैं, न इनसे राज्य संभलता है, न ही राज्य के अंतर्गत बहुसंख्यकों के हितों की इनसे सुरक्षा ही होती है। दूसरी तरफ इन राज्यों के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नीतीश कुमार हैं, जो खुलकर इस पूरे मसले पर हिंदूवादी संगठनों और भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे। ममता बनर्जी ने तो सीधे तौर पर कह दिया ये सब भाजपा की साजिश है। भाजपा बंगाल में लगातार ये जताने की कोशिश करती है कि यहां पर सब कुछ अराजक है, कानून व्यवस्था खराब है और इसके लिए बाहर से गुंडे भेजकर मेरे राज्य में माहौल खराब किया जाता है। नीतीश कुमार भी लगभग वैसी ही बात कर रहे हैं। बिहार के संदर्भ में बात करें तो सासाराम और नालंदा, इन दोनों जिलों में हिंसा अभी तक जारी है। सासाराम में आज भी बम फटने की घटनाएं घटित हुई हैं। नालंदा जिला जिसके संदर्भ में हम जिक्र कर रहे हैं वो नीतीश कुमार का अपना गृह जिला है, पर उस नालंदा के बिहार शरीफ जो जिला मुख्यालय है वहां पर भी हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। वो हालात इस कदर बिहार में तनावपूर्ण है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा सवाल लेकर यह कहा कि मुझे सासाराम जाना था लेकिन वहां के हालात ऐसे नहीं रहे जिसके तहत मैं वहां जा पाऊं। दूसरी तरफ बंगाल के संदर्भ में तो कहना ही क्या है। बंगाल में ममता बनर्जी और भाजपा के बीच में जुबानी जंग ऐसी महसूस होती है कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में परस्पर बयान चल रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि रामनवमी जैसा पावन पर्व क्या इन विवादों के लिए ही अब देश में पहचाना जाएगा। समझने की कोशिश हम ये भी करेंगे कि गैर भाजपा शासित राज्यों में ही अब हिंदू त्योहारों के मौके पर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ चढ़कर क्यों होती है। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि ऐसी घटनाओं के संदर्भ में हमेशा गैर भाजपा शासित राज्यों के मुखिया हिंदूवादी संगठनों को या भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराकर क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे अवसरों पर आक्रामक बयानबाजी करके क्या वाकई सियासी फायदा होता है। कुल मिलाकर सवाल बहुत तेरे हैं जिनके उत्तर खोजने की कोशिश हमें कार्यक्रम में करनी है। इस सिलसिले को शुरू करें, अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि किसी भी धर्म में किसी धर्म को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना नहीं बताया गया। किसने कही थी ये बात? ये बात कही थी इस देश के राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम ने। क्या कमाल की बात कही थी, पर इस बात को मानने के लिए हम में से कोई तैयारी नहीं होता। और वैसे बताते सभी ये हैं कि हम सब अब्दुल कलाम को बहुत मानते हैं, पर ऐसा मानने के मायने क्या जब हम उनके कहे हुए को मानने के लिए तैयार हों। इस बात को अपने जहन में रखते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तेज तर्रार नेता है। हमारे साथ मोहम्मद जीशान जी हैं, तृणमूल कांग्रेस के तरफ से यहां पर पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ परिमल कुमार जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के,
जिनके मुखिया नीतीश कुमार को लेकर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ श्रीराज नायर जी हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, निशाने पर हैं खासतौर पर नीतीश जी और ममता बनर्जी के। और इसके साथ साथ प्रख्यात पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत परिमल कुमार जी से ही करते हैं। सुशासन बाबू के राज में ये क्या हो रहा है परिमल जी? एक रामचंद्र जी के प्राकट्य दिवस के दिन आप वातावरण नहीं संभाल पाए, आपसे बिहार नहीं संभलता, लोग बोलते हैं कि आपको देश संभालना है, दिक्कत हो जाती है ना। क्या कहते हैं आप? इतने साल से शासन करने के बावजूद भी नीतीश कुमार हिंदुओं का एक त्योहार शांतिपूर्वक अपने राज्य में मनवा नहीं सकते। इस विफलता के संदर्भ में, इस असफलता के संदर्भ में कुछ कहेंगे? हाँ, मैं तीन महत्वपूर्ण मुद्दे को इस चर्चे को, इस स्टेटमेंट में तीन महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। एक तो बिहार या बिहारवासी की जो कैरेक्टर हैं, जो धर्म के प्रति उनकी, जो बिहार के लोग जो हैं वो धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास करते हो, लेकिन बिहार शांति और सद्भाव और भाईचारे का संदेश विश्व स्तर पर देता रहा है। और बिहार महावीर और बुद्ध की धरती रही है, और बिहार वह भूमि है जिसने मोहनचंद गांधी को राष्ट्रपिता बनाया। तो बिहार के लोग धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्षता के या संविधान में जो निहित भावना है सद्धर्म सद्भाव, उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और पिछले हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सुशासन के पिछले 17 ईयर्स के ट्रैक रिकॉर्ड को आप देखें तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई, परंतु कुछ समाज में कुछ शरारती तत्व थे, ने समाज में अव्यवस्था फैलाने का काम किया और सरकार ने शक्तिपूर्ण उससे निपटने का भी प्रयास किया है और सरकार को इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। इवन कि राज्य के जो डीजीपी हैं उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जो भी महत्वपूर्ण कार्रवाई किए जाने थे सरकार ने किया और लगातार सुपरविजन किए जा रहे हैं। सरकार अपने पार्ट से कोई कोताही नहीं बरत रही है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संकट की इस घड़ी में बीजेपी राजनीतिक रोटी, पॉलिटिकल माइलेज प्राप्त करना चाहती है। मैं आपको बता दूं, मैंने 2-3 दिन से कुछ बीजेपी के नेताओं के स्टेटमेंट को मैं कोट कर रहा हूं कि गिरिराज सिंह ने कहा, जो बेगूसराय से सांसद, उन्होंने कहा कि मेरे हिंदू भाइयों ने आपके तजिया पर कभी पत्थरबाजी नहीं की, लेकिन आपने किया। आप बतलाया कि ये भारतीय संसद के सदस्य हैं और भारतीय संसद में जब ये सदस्य बात करते हैं तो संविधान में आस्था रखने की बात करते हैं और संविधान में जो प्रस्तावना है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी व्यक्ति शामिल हैं। तो इनका यह कहना कि भाई हमारे हिंदू, ये क्या संविधान के साथ मेल खाता है क्या? तो इस प्रकार बीजेपी को मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस प्रकार के स्टेटमेंट के द्वारा आप आग में घी डालने का काम नहीं करें। बिहार के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसे भी आपने बिहार के परमल जी, बिहार के लोग भाजपा को तो माफ नहीं करेंगे, आपको माफ करेंगे। एक त्योहार था, उस त्योहार को शांतिपूर्वक मना सके ये वातावरण आप नहीं दे सके। आप बोल रहे हैं हमने काबू में कर लिया। 30 तारीख को रामनवमी थी, आज 4 तारीख हो रही है और हालत यह कि आज सोमवार को भी सासाराम में बम फटे। यही नियंत्रण में, यही काबू में है। देश के गृह मंत्री आपके राज्य में दौरा नहीं कर सके सासाराम का। इस विफलता के संदर्भ में क्या कहेंगे? अमित शाह बोल रहे हैं कि आप लोगों के लिए दरवाजे बंद हो गए। इतने नाराज हैं देश के गृह मंत्री। धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, भाईचारे में विश्वास रखते हैं, सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास रखते हैं। और आपको बतला दें कि इस स्थिति को एग्रीवेट करने का काम बीजेपी कर रहे हैं। जैसे केंद्रीय गृह मंत्री का बिहार में आगमन हुआ, आप इस बात को समझे, उन्होंने सम्राट अशोक के जयंती के लिए शायद नालंदा गए। आप समझिए कि सम्राट अशोक धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं। सम्राट अशोक जो है लोकतंत्र के प्रतीक हैं, वो जन कल्याणकारी कार्यों के प्रतीक रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो बेसिकली कम्युनल पार्टी है, वो बार बार बने, उनकी राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वो तो हिंदू नेशनलिज्म की विचारधारा है। वो किसी भी स्थिति में सम्राट अशोक के साथ मेल नहीं खाती। और कम से कम इस दुख की घड़ी में, इस संकट भरी घड़ी में आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी वहन करें, राजनीतिक रोटी नहीं सेकें। बिहार की जनता सब देख रही है, भारत की जनता देख रही है, कभी भी आपको माफ नहीं करेगी, आप समझें। अच्छा परिमल जी, एक सवाल और करूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये बीजेपी कम्युनल पार्टी है, ये अशोक के साथ कभी जुड़ नहीं सकती। ये ज्ञान आपको कब प्राप्त हुआ है? क्योंकि भाजपा के साथ तो आप लंबे समय तक सत्ता में रहे, तो ये कम्युनल वाली जो बात है
ये ज्ञान आपको कब प्राप्त हुआ? मैं बतला दूं, आपको उत्तर दे दूं कि जब भी हम एनडीए के साथ रहे, जब भी हम भाजपा के साथ रहे, हमारे आदरणीय ने साथ ही साथ जब भी बीजेपी ने कॉम्युनल एजेंडे को लागू करने का प्रयास किया, आप देखिए इन्होंने कहा एनआरसी लागू करेंगे, हमारे नेता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करेंगे, हमारे नेता ने प्रभावी रूप से उसका विरोध किया। इन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए जनसंख्या नीति लाएंगे, बिहार में ईपीएस मॉडल जनसंख्या नियंत्रण के लिए काफी प्रभावी है। तो आप नहीं समझे, हम साथ रहते जो रहते हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझे। हमारे नेता में बिहार की जनता विश्वास और आस्था रखती है और बिहार की जनता ने जनादेश दिया है सामाजिक न्याय और विकास के लिए। उन्होंने सांप्रदायिक जो आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए कभी भी जनादेश नहीं दिया था। यही कारण है कि हम बीजेपी के साथ होकर भी हमारे सरकार में 17 साल के हमारे नेता के ट्रैक रिकॉर्ड, सुशासन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमने कभी धर्मनिरपेक्षता के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, चाहे हम किसी भी दल में हों। अब ये तो देखने की बात है परिमल जी, बिहार की जनता आपके नेता में कितना भरोसा रखती है। सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी आपके नेता के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड, वक्त गुजरता गया तीसरे नंबर की पार्टी होकर रह गई। इतना तो बिहार की जनता आप पे भरोसा रखती है। हमारे साथ मोहम्मद जीशान जी है। निशाने पर दो ही लोग हैं, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी। मोहम्मद जीशान जी आपसे सवाल करें उससे पहले दो बयान साझा करते हैं, एक अमित शाह जी का और एक ममता बनर्जी का, फिर आपसे बात करते हैं। एक बार सुनिए। इससे पहले जो है सासाराम था, महान सम्राट अशोक की जन्म जयंती के निमित्त एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं। मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, मैं सासाराम जरूर आऊंगा। मेरे अगले दौरे में सासाराम में ही महान सम्राट अशोक की स्मृति में एक सम्मेलन करने का काम हम करेंगे। भाइयों और बहनों, बिहार में मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। সবাইকে বাইরে থেকে ভাড়া করা গুন্ডা দিয়ে মেরে দাও, আগুন লাগিয়ে দাও, দাঙ্গা লাগিয়ে দাও। তোমাদের মিছিল করতে কেউ বারণ করেনি। তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। তোমরা জেনে রেখো, হামলা করে যদি কেউ ভাবো মামলা করে রেহাই পাবে, তাহলে জেনে রাখবে এমন একদিন আসবে হামলাই করো আর মামলাই করো, জনতার আদালতে টিকবে না অন্যায়, টিকবে না ফন্দি, জনগণের আদালতে হতে হবে বন্দী। তৈরি থাকো। तो माननीय जीशा जी थोड़ा बता दें, ममता बनर्जी हैं क्या अल्पसंख्यक विभाग की मंत्री हैं कि उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ही जिम्मेदारी ले रखी है और बहुसंख्यकों को कसूरवार ठहराने का फैसला लिया हुआ है। सीधे तौर पर उन्होंने मसले के संदर्भ में बहुसंख्यक को जिम्मेदार ठहरा दिया, अपनी जिम्मेदारी से इंकार कर दिया। जुलूस इधर कैसे निकल गया? सरकार आपकी, आपने रोक क्यों नहीं लिया अगर वाकई ऐसा हुआ? अरे कह दिया बाहर से लोग बुलवाए गए, सरकार आपकी, लोग आपके राज्य में आ रहे हैं और कुछ भी करके चले जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? तो थोड़ा बताएंगे जीशान जी, है क्या बंगाल में? सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं
कि आपको इसने ये बात किसने कहा कि ममता बनर्जी ने मेजोरिटी को ब्लेम किया और माइनॉरिटी को सेव किया? ममता बनर्जी ने अपने स्पीच में ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर आपको बंगाली आता है, ममता बनर्जी ने ये कहा कि बीजेपी के द्वारा ये रामनवमी में जो देखा गया, जो इंसिडेंट हुआ है हावड़ा में, ये प्रोवोक किया गया। क्यों कह रहे हैं हम ये? आपको ये बात समझना पड़ेगा। जरूर। 29 मार्च को 29 मार्च शाम बाजार में बीजेपी लीडर्स ने एक सभा किया था, एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था। उस मीटिंग में बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, शुभेंदु अधिकारी से शुरू करके डॉक्टर सुकांतु मजूमदार, उन लोगों ने बैठकर बीजेपी के मीटिंग में कहा था कि आप दूसरे दिन, दर्शकों से कहा था कि दूसरे दिन आप टीवी के चैनल पे नजर रखिएगा। और ठीक उसके दूसरे दिन 30 तारीख को हावड़ा का ये इंसिडेंट होता है। जी। ये क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ रहा है हिमांशु जी? और ठीक उससे पहले 29 तारीख को, जिस दिन सुकांतो मजूमदार हो या फिर शुभेंदु अधिकारी हो, उन्होंने जो कहा था दर्शकों को टीवी पे नजर रखना, ठीक उसके 2 दिन पहले वो दिल्ली जाकर अमित शाह से मिलकर आए थे। तो ये क्रोनोलॉजी देश के हर आवाम को समझ में आ रहा है। आप हिमांशु जी मुझे ये बात बताइए, रामनवमी का प्रोसेशन, ममता बनर्जी ने कभी ये नहीं कहा कि रामनवमी का प्रोसेशन या रैली आप नहीं कर सकते। बंगाल एक सेक्युलर स्टेट है, यहाँ पे हर धर्म अपना रिलीजियस फेस्टिवल पालन करता है। यहाँ किसी को कोई मनाही नहीं है। यहाँ पे ईद का नमाज पढ़ा जाता है, यहाँ पे रामनवमी का मिছিল निकलता है, यहाँ दुर्गा पूजा मनाया जाता है, यहाँ क्रिसमस मनाया जाता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जो रैलीज निकाल रहे हैं बीजेपी के द्वारा प्रभावित होकर कुछ जगह में, वहां पुलिस ने आपको एक स्पेसिफिक रूट देकर रखा था, एक ऑथराइज रूट। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपको तो लॉ एंड ऑर्डर मानना पड़ेगा। आप पुलिस का जो दिया हुआ रूट है, परमिटेड रूट है, ऑथराइज रूट है, आप वो मानते नहीं है। आप अनऑथराइज रूट में चले जाते हैं। आप हाथ में पिस्टल और गन लेके रामनवमी का प्रोसेशन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, उन लोग क्यों राम को बदनाम कर रहे हैं? राम तो शांति के प्रतीक है, हिंदू धर्म तो शांति के प्रतीक है। अरे जीशा जी, ये लोग तो हैं ही ऐसे आपके अनुसार। पर मेरा सवाल तो आपकी जिम्मेदारी को लेकर है ना। आपने कहा कि एक रूट था, ये रूट बदलकर दूसरी जगह कैसे चले गए, ये कैसे चले गए, ये आप पूछ रहे हैं जिसकी सरकार है। ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं। आपका नियंत्रण है ना, आपकी पुलिस व्यवस्था है, कैसे चले गए? क्या इस विफलता के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं? आप अपने आप में शर्मिंदा है? आप कह रहे पिस्टल लेकर जुलूस निकाल रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी? तमाशा देख रही थी? किनको पकड़ा आपने? कौन जिम्मेदार? अभी भी अरेस्ट चल रहा है, ये शायद आप नहीं जानते। जी। और बंगाल में सिर्फ हावड़ा में नहीं हुआ है रामनवमी जी। बंगाल में रामनवमी हर कोने पे पालन किया गया है जी। पाक सर्कस में भी कुछ लोगों ने कोशिश किया था, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने, वहां पे भी एक वायलेंस क्रिएट करने के लिए, लेकिन पुलिस वहां पे कामयाब रही। हर जगह पुलिस कामयाब रही, लेकिन हम देख रहे हैं कि हावड़ा में पुलिस वहां पे कामयाब नहीं रह पाई उन लोगों को रोकने के लिए। और ममता बनर्जी ने यह भी कहा है, बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और पुलिस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, उन्होंने ये भी कहा है कि जो पुलिस इररिस्पॉन्सिबल रहे हावड़ा के इंसिडेंट के लिए, उन लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। और सेकेंडली मैं आपको ये बात बताऊं, आपको तो हुगली का इंसिडेंट भी पता होगा जो कल हुआ है जी। एक वायलेंस हो रहा है, हावड़ा में हुआ है, आप देख पा रहे। उसके बाद दिलीप घोष, एक रेस्पेक्टेड रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन बीजेपी के, वो कैसे हुगली में एक प्रोसेशन को लीड करते हैं जहां पे लोग हाथ पे डंडे और तलवार लेकर चलते हैं जी। ये क्या एक हम रेस्पेक्टेड और रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन दिलीप घोष से ये हम एक्सपेक्ट करते हैं? ये उम्मीद करते हैं हम बीजेपी से? आप मुझे हिमांशु जी एक बात बताइए, देश में 100 से ज्यादा जगह पे हंगामा हुआ रामनवमी के दिन। हर जगह पे आप एक फैक्टर कॉमन पाइएगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बीजेपी। क्यों? ये तो लोग समझ रहे, ये क्रोनोलॉजी लोग के सामने एकदम क्लियर है। और आप मुझे पूछने से पहले आप बता रहे थे कि निशाना सिर्फ 2 इंसान के ऊपर है, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी। मुझे पता नहीं ये निशाना किसने ठीक किया है, पर पूरे देश का निशाना, पूरे आवाम का निशाना सिर्फ बीजेपी के ऊपर है। क्योंकि 2014 से पहले देश का स्थिति, देश का हाल ऐसा नहीं था। आज जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि देश का एकता टूट रहा है। जगह जगह पे हमें दिख रही है कि देश का संविधान, बहुत कुछ दिख रहा है जीशान जी। मैं श्रीराज नायर जी के पास जाऊं उससे पहले आपकी नेता ममता बनर्जी का एक बयान को आपको सुनवाता हूं। आपने कहा ना आपको बंगाली आती है क्या, तो ये दर्शकों के लिए भी है और पैनलिस्ट के लिए भी है, वो समझेंगे इस बयान के मायने। एक बार सुनिए क्या कह रही हैं आपकी नेता और प्रदेश की मुख्यमंत्री। আমি দাঙ্গাকারীদের প্রশ্রয় দিই না, আমি দাঙ্গাকারীদের দেশের শত্রু মনে করি। আর এখানে কতগুলো হলুদাস, পিছনে লেজ নাই, সামনে লেজ, বুলডোজার হয়েছে লেজ। এখন
ল্যাজ ল্যাজ কতগুলো হনুরাস মিলে হাওড়ার প্রতি প্রথম থেকেই ওদের একটা টার্গেট আছে, আর একটা করে পাক সার্কাস এরিয়ায়, আর একটা করে ইসলামপুর চোপড়ার দিকটায়। যে যেখানে আছে আমি সবাইকে বলবো নজর দিয়ে চোখ কান খুলে কাজটা করুন ভালো করে। अब लोग आरोप ये लगा रहे हैं माननीय जीशान साहब कि ममता बनर्जी अल्पसंख्यक समुदाय को क्लीन चिट देने के लिए बड़ी बेताब है। जांच की रिपोर्ट नहीं आई। लोगों ने कहा कि मुस्लिम इलाकों से पथराव किया गया। उन्होंने कह दिया कहां टाइम है उनके पास, रमजान चल रहा है, रोजे चल रहे हैं, उनके पास कहां समय है। मतलब जो भी अपराध करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, उपद्रव करने के लिए समय है वो हिंदू धर्म वालों को ही है, भगवा वालों को ही है। कुछ ऐसी सोच के साथ है क्या? हाँ, आप मुझे ये बताइए, आपने बंगाली पे ही वो स्टेटमेंट सुना है, ये तो उन्होंने फैक्ट कहा है, ये किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही है हमारी सीएम ममता बनर्जी। आप अगर चोपड़ा, इस्लामपुर और हावड़ा का हिस्ट्री उठाकर देखिएगा, आपको बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स नजर आएंगे जहां पे कुछ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोग वहां पे रेगुलरली इन सीरीज ऑफ इवेंट्स वहां पे वायलेंस क्रिएट करने का कोशिश किया उन लोगों ने जी। और भी बहुत सारे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी बेस्ड एरियाज है, लेकिन ममता बनर्जी ने तो उन जगहों का नाम नहीं लिया। उन्होंने इस्लामपुर, चोपड़ा और हावड़ा के बारे में बताया है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर बंगाल में आप पता रखते, आप पत्रकार हैं, आपको अगर जानकारी होगा तो आपको जरूर पता होगा कि यहाँ पे सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसा बहुत हो चुका है, बार बार उसी जगह को टारगेट किया जाता है इन ऑर्डर टू इंसाइट कम्युनल टेंशन। आप मुझे ये बताइए ना हिमांशु जी, यहाँ पे बीजेपी के पैनलिस्ट है, मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बीजेपी के एक भी लीडर का स्टांस दिखा दीजिए ये इंसिडेंट के बाद कि जिन लोगों को गन और पिस्टल लेकर नजर आते हुए देखा गया है, उन लोगों का अरेस्ट का डिमांड इन लोगों ने किया, एक बार भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? जी शाह जी सवाल कर रहे हैं। ये बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, भाजपा वाले माहौल खराब करने के लिए ही लगे रहते हैं। और हमें भी हिंदू परिषद वाले बताते हैं कि वो तो देश बनाने के लिए निकले हैं, दुनिया को संवारने के लिए निकले हैं। तो राज नायर साहब, आपने सुना क्या कह रहे हैं परिमल जी, किस तरीके से तर्क सहित, तथ्य सहित बात रखने की कोशिश की है मोहम्मद जीशा जी ने। कहा इतिहास है, परंपरा है आपकी, लगातार इन इलाकों में आप यही कर रहे हैं। क्या कहते हैं नायर साहब? सही बात है, जीशान साहब एक शांतिप्रिय समुदाय के नुमाइंदे हैं तो वो वैसी बातें करेंगे जी। बंगाल में जब से ममता बनर्जी की सरकार बनी है और जब से उनकी सरकार बनी है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया है जी। हालात, इकोनॉमिकल हालत क्या है ये हम सब जानते हैं। अगले साल पार्लियामेंटी चुनाव है, सीपीआईएम और कांग्रेस जी तीनों ने बड़ी ताकत लगाई, लेकिन मुस्लिम वोटर्स पोलराइज हो गए थे। तो ये इनका सोचा समझा एक ये टाइम टेस्टेड जिसको कहते हैं फॉर्मूला उनको दिख रहा है। तो ये पोलराइजेशन के लिए ये उनके सारे हथकंडे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब ये बिल्ली आग बंद करके दूध पिएगी तो बिल्ली को लगता है कोई देखता नहीं है, पर बाकी सब लोग तो देखते ही है ना। तो ये बिल्कुल फिजूल बात है। बंगाल में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर चरमरा जा चुका है। हर जगह केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति, क्योंकि मालूम है अगली बार चुनाव होंगे, पर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से विफल है। और अगली बार और पिछले बार 18 लोकसभा की सीटें उन्होंने गंवाई थी और बीजेपी ने बहुत ताकत से वहां पर विधानसभा के चुनाव में लड़े थे। नायर साहब, मेरा कुछ सवाल है आपसे। देखिए, बंगाल में तो आपने बताया दिया लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है, तो ऐसे में तो आपको अतिरिक्त सचेत रहना चाहिए, अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए, प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए। पर आप तो जो है झंडे और डंडे के साथ जुलूस निकालने पर लगे हैं। उसके बाद में आरोप लग रहा है जो रास्ता आपको दिया गया तो उस रास्ते से दाएं बाएं होकर निकल रहे हैं और उन इलाकों से निकल रहे हैं जहां पर माहौल खराब हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं आप? क्या मिलता है आपको इससे? देखिए हिमांशु जी, रामनवमी की यात्रा ये पहली बार नहीं हो रही बंगाल में जी, पिछले साल भी हुई थी जी। और जहां जहां हिंदू बसते हैं सदियों से रामनवमी की यात्रा निकलती। मैं केरल का रहने वाला हूँ जी। मेरे गांव में 1000 साल से पुराना राम मंदिर है और हमारे यहाँ रामोत्सव सदियों से मनाया जाता है जी। तो रामोत्सव जो है जहां जहां हम सब जानते हैं, कैरेबियन आइलैंड पर, ट्रिनिडाद टोबैगो, जमैका, किंगस्टन, गयाना वगैरह में 6-7 जनरेशन हो गया हिंदुओं का मनाने के। आज वहां पर फीजी, मॉरिशस सारी जगह पर रामनवमी मनाई जाती है और रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, बंगाल सरकार, होम मिनिस्ट्री उनके कंट्रोल में, उनके अंडर में है।
उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या सो रही थी क्या, उनकी होम मिनिस्ट्री क्या पूरी तरह से विफल है क्या? अगर रूट बदला तो उनको क्या मालूम नहीं पड़ा कहां से क्या लोग आते हैं, कैसे रूट बदला जाता है? तो ये सब जो है हास्यास्पद बात है। ये सरकार की विफलता वो स्वयं स्वीकार रहे हैं। इसीलिए हमने हमारी जो मांग रही है कि बंगाल को राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत सौंप देना चाहिए। बंगाल में ममता जी के बस की बात नहीं है और केवल और इसी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही तो ये लॉर्ड कर्जन पार्ट 2 है। एक लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। मतलब नायर साहब, आपकी बात में थोड़ा समझ नहीं पाया। 293 सीटें हैं बंगाल की, उसमें से 213, 215, 217 सीटें जो है ममता बनर्जी के पास है। वहां का जनादेश, वहां का जनमत, वहां का बहुमत, वहां की जनता की भावनाएं साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं कि वो ममता बनर्जी के साथ है। उसका कोई सम्मान नहीं, उसका कोई स्थान नहीं, क्योंकि आपकी सत्ता नहीं है इसलिए राष्ट्रपति शासन लग जाए। वाकई खिसकता हुआ जनाधार दिख रहा है ना। लोकसभा के 18 सीट भी तो गई थी ना पिछली बार, 22 उनको मिली थी और 18 सीट बीजेपी को मिली थी जी। तो ये खिसकता हुआ जनाधार इनसिक्योरिटी है, ये सारे कारनामे करवा रही है। मतलब जो लोकसभा में जनादेश मिला उसके आधार पर राज्य सरकार का फैसला होना चाहिए, अलग से विधानसभा चुनाव की जरूरत ही नहीं है फिर तो नायर साहब, ऐसा ही। देखिए हिमांशु जी, ये सारे के जो हरकतें हो रही है, जो हथकंडे टीएमसी की सरकार कर रही है, ये साफ दिख रहा है ना। अगर ये बोलो रूट बदल दिया तो इनकी पुलिस क्या कर रही थी, इनकी इंटेलिजेंसिया क्या कर रही थी? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है नायर साहब का। ये सवाल तो मैंने जीशान जी से भी पूछा था, भाई आपकी पुलिस क्या कर रही थी, इसका उत्तर मुझे मिलता नहीं है। पर घूम फिर कर जो बात निकल कर आती है उसमें भाजपा कटघरे में खड़ा करने की चेष्टा की जाती है कि सब कुछ भाजपा का किया धरा है, वो भाजपा के साथ जुड़े हुए संगठनों का किया धरा है। ममता बनर्जी ने तो सीधे तौर पर कह दिया इनसे और कुछ नहीं होता है, तो मेरे बंगाल में अराजकता फैलाने का काम भाजपा करती है। चिंतामणि मालवीय जी मेरे साथ में पूर्व सांसद हैं, आक्रामक तेवर रहते हैं, तो चिंतामणि जी आपसे जानना चाहते हैं क्यों करते हैं आप ऐसा बंगाल और बिहार में? देखिए हिमांशु जी, मैं जवाब दूं, सुन रहे हैं मुझे? बिल्कुल। देखिए ये आप जिस प्लेटफॉर्म पे चर्चा कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म ही गलत है जी। वस्तुतः ये उस आक्रामकता का, उस अतिक्रमण का, उस धर्मांधता का और उस कट्टरता का प्रकटीकरण है जो पिछले 1400 सालों से ये देश चल रहा है जी। भाई वो बात कर रहे हैं बीजेपी की, इसकी उसकी, मुझे बताइए नवाखली हुआ तो कौन सी बीजेपी थी वहां? अभी बसीरहाट में दंगे हुए, अभी कालियाचक में जो लाखों लोगों को इधर से उधर होना पड़ा, उनके घर लूट लिए, थानों में आग लगा दी, वो किसने किया? वो यही मुस्लिम वर्ग था। तो उसमें ये ना टीएमसी का ये तुष्टीकरण के कारण इनको प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए मैंने पूरी डिबेट सुनी आपकी कि भाई क्यों ऐसा होता है गैर बीजेपी, इसलिए होता है क्योंकि ये तुष्टीकरण करते हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होती। उत्तर प्रदेश में भी तो इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान है, लेकिन वहां तो कुछ नहीं हुआ, वहां तो बड़े अच्छे जुलूस निकले। इसलिए क्योंकि वस्तुतः इस्लाम में बहुत अधिक घृणा वो जो गैर मुसलमान उनके प्रति है, उनके धार्मिक आयोजनों पर, उनकी श्रद्धा पर, उनके धार्मिक क्रियाकलापों पर उनको सब आपत्ति। अब चूंकि हत्या नहीं कर सकते इसलिए पत्थर फेंकते हैं। तो वस्तुतः ये जो पूरा है ये प्लेटफॉर्म धार्मिक उस कटुता का है जो इनकी किताब सिखाती है। तो पूरे देश में ये जो काम कर रहे हैं भाई, और यहाँ क्यों पूरा विश्व परेशान है? तो इसको केवल इस तरह राजनीतिक समस्या समझेंगे तो मुझे लगता है हम गलती कर रहे हैं। अरे चिंतामणि जी, गलती तो आप कर रहे हो। आपने ममता बनर्जी की बात को सुना नहीं, ये बहुत गलत बात है। इतनी बड़ी नेता है, एक प्रदेश की मुख्यमंत्री है, उन्होंने सीधे तौर पर उनसे पूछा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वे सब तो रमजान और रोजे में व्यस्त थे, उनके पास सबके लिए वक्त नहीं था। उनका तो सीधा कहना है जो कुछ था आपका किया धरा था, बाहर से आपने लोगों को बुलवाया और उनसे ये पूरा का पूरा तमाशा कराया। आप इतने बड़े नेता की, इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति की बात को पूरी तरीके से अनसुना कर दे रहे हैं। ठीक कर रहे हैं आप चिंतामणि जी। देखिए ममता बनर्जी इतनी अंधी हो चुकी है तुष्टीकरण में कि जब वो तो आप बताइए कि बांग्लादेश के कुछ लोगों को इतना जगह दे रही है, रोहिंग्या सारा बांग्लादेश से आ रहे हैं और सारा उनको स्थान दे रही है, उनके कार्ड बना रही है। उस महिला से आप उम्मीद करेंगे कि वो ये बताएगी नहीं 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 ये इन्होंने कुछ नहीं किया। इतनी हत्याएं वहां हुई है इन बांग्लादेशियों ने, इन बंगाली मुसलमानों ने वहां पर की है और इसलिए की कि वे हिंदू है। वास्तव में वो समझ, मैं बड़ा उलझन में पड़ जाता हूं आपकी दलीलों से।
देश में 9 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक दमदार सरकार है, और आप बता ये रहे हैं कि देश के अंदर रोहिंग्या मुसलमान जो है जबरदस्ती बस जा रहे हैं, उनके कार्ड बन रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? हम तो इस भरोसे के साथ में हैं कि आपकी दमदार सरकार मौजूद है। मजाल है एक व्यक्ति भी गलत इस देश में बस जाए, और आप कह रहे हैं कि बने जा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं। देखिए, ये केवल जादू नहीं होता। अच्छा, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, अभी ये हाथ उठा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार जो है समझौता करके गई कि भाई नॉन लीथल जो हथियार है उनका उपयोग नहीं होगा बांग्लादेश की सीमा पर। उसकी स्थिति ये हो गई कि हमारी जो बीएसएफ है, अब आप मुझसे कहेंगे कि बीजेपी उसको बदल दे, वो समय भी आएगा, लेकिन आज बीएसएफ की स्थिति केवल एक ऐसी हो गई कि वो डंडों से जितना कर सकते उतना करते हैं। वास्तव में इस तरह के नियम जब ये हमारे तुष्टीकरण करने वाले संस्थाएं, तुष्टीकरण की करने वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो करके गई, उसका देश भुगत रहा है। इतनी बड़ी संख्या में अगर बंगाली मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान अगर यहाँ आ पाया है, तो मुझे लगता है कि भाई इसमें कम्युनिस्ट दोषी है, इसमें कांग्रेस दोषी है। वस्तुतः ये जो सेक्युलरिज्म का केवल जिम्मेदारी हिंदुओं पे डाल दी गई है ना, ये उसका दोष है। जो सेक्युलरिज्म का मतलब सारा काम केवल हिंदुओं को दबाना, यही सेक्युलरिज्म है। तो ये जो है, इसे सोच को बदलना पड़ेगा। और ये जो भी कुछ पत्थर, वो तो ठीक है कि PFI बैन है, अगर PFI बैन ना होती तो इस तरह के पत्थर पूरे देश में मारे जाते। भाई जहां तक हिंदुओं की बात है, तो हम तो जब इनके ताजिए निकलते हैं, वो ताजियों में जो भी घोड़े गधे निकलते हैं, हमको उससे कोई वो नहीं, लेकिन उसके आगे भी हमारा हिंदू तो इतना श्रद्धावान होता है कि सर पर जो है रुमाल बांधता है और आगे फूल फेंकता है। हम लोग फूल फेंकते हैं, ये पत्थर फेंकते हैं। तो ये जो बात है, ये जो इनकी आपकी उदारता भी गजब की रहती है चिंतामणि जी। मतलब आप उनके जुलूस के अंदर गधे भी बता दे रहे हो, साथ में ये भी बताने के लिए तैयार, देखो हम कितने उदार हैं, हम कैसे फूल बरसाते हैं। मतलब समझना जरा मुश्किल हो जाता है चिंतामणि जी आपकी उदारता को। मैं समझ ही नहीं पाता कब आप उदार हैं, कब आप कट्टर हैं। बहरहाल मुझे रमेश शर्मा जी के पास जाना है, उससे पहले दो हस्तक्षेप भी सुनने हैं, परिमल जी का भी सुनना है और जीशान जी का भी सुनना है। पर उससे पहले एक सवाल आपसे करना है। सारे विपक्षियों का आरोप यह रहता है कि जहां जहां आप अपनी पुरजोर कोशिशों के बावजूद भी जनता के स्तर पर बहुमत नहीं पा पाते हैं, वहां पर इस तरीके का माहौल बनाते हैं। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार दोनों इस सुर के साथी हैं, दोनों के निशाने पर भाजपा है, दोनों रामनवमी पर हिंसा के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठनों को खुलकर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या कहते हैं आप इस संदर्भ में? कितना मददगार है इनका ये रवैया बाकी देश के संदर्भ में आपके लिए? जी चिंतामणि जी। सॉरी, मुझे लगा कि आपका सवाल रमेश जी से था, इसलिए मैं निश्चिंत था। फिर से आप पूछिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि सीधे तौर पर निशाने पे है नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, और उनका खुल के आरोप रहता है कि यह सब भाजपा का किया धरा रहता है। जानना आपसे यह है कि इस प्रकार की घटनाएं आपके लिए वाकई कितनी मददगार रहती हैं बाकी देश के संदर्भ में? देखिए, ये सवाल राजनीति का नहीं है, ये हमें तकलीफ पहुंचाती, ये हमें दुख पहुंचाती, वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये कोई सवाल नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है। कोई किसी की हत्या होती है, कोई मर जाता है, पत्थर फेंके जाते हैं, तो ये कोई खुशी की बात या कोई ऐसे भारतीय जनता पार्टी का आप जो तय कीजिए। अगर हमको इसमें प्रसन्नता होती तो उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे होते, मध्य प्रदेश में दंगे हो रहे होते। ये नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, क्योंकि टीएमसी जो है वो खुद बांग्लादेश की एक पार्टी हो गई है, वो खुद मुस्लिम तुष्टीकरण में इतनी अंधी हो गई है कि वो उनको और कुछ दिखाई नहीं देता है। मुझे संक्षिप्त में हस्तक्षेप लेना है परिमल जी का और जीशान जी का, फिर जाकर रमेश शर्मा जी से विस्तार से बात कर रहे हैं। जी परिमल जी, क्या हुआ? जैसे बीजेपी के जो साथी बोल रहे हैं, मैं आश्चर्य व्यक्त करता हूँ, ये सांसद भी रहे हैं जी। आप समझे कि ये बार बार बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी, तो आखिर सीमा सुरक्षा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो जो उन्होंने तो बता दिया ना परिमल जी कितनी मासूमियत के साथ में। क्या है कि वो कांग्रेस की सरकार के संदर्भ में बीएसएफ को कह दिया गया कि आप हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, डंडे लेकर हैं, बेचारे क्या करें, समय आने पर उसे वो बदलेंगे। बताया ना उन्होंने, आपने शायद सुना नहीं। बहरहाल जीशा जी, आपको कुछ कहना है? हाँ, मुझे तो यही कहना है, मेरे ख्याल से चिंतामणि बाबू को ये नहीं पता है कि बंगाल में सिर्फ हिंसा नहीं हुई है रामनवमी के दिन, और भी दूसरे स्टेट्स में, राज्य में दिखा है। मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, वहां किसकी सरकार है?
अगर बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है तो फिर बीजेपी का भी लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है वहां पे। उन लोगों के मुख्यमंत्री को भी रिजाइन देना चाहिए, होम मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए। आपको सिर्फ बंगाली नजर आता है, यही प्रॉब्लम है। बीजेपी को सिर्फ अपने विपक्ष रामनवमी में हमें पता नहीं चला कि वहां पर इस तरीके का कोई उपद्रव हुआ। आपकी जानकारी में है क्या कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा उपद्रव हुआ, 4 दिन तक चल रहा है, मध्य प्रदेश में हुआ 4 दिन तक चल रहा है और उसमें इस तरीके से बताया जा रहा है? बताइए ना जीशन जी। राज्य में हुआ है, सिर्फ बंगाल में तो नहीं हुआ है जी। बंगाल में एक हावड़ा का इंसिडेंट है जहां कोई लोग भी मारे नहीं गए, वो पुलिस कामयाब रही, कोई लाइफ लॉस नहीं हुआ। हम मानते हैं कि एक जगह में वो अनऑथराइज्ड रूट में वो एंटर कर गए जहां पुलिस नाकाम रही इन लोगों को रोकने के लिए, लेकिन एक्शन पुलिस के खिलाफ भी लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बीजेपी के जो पूर्व सांसद है वो बैठकर बोल रहे कि तुष्टीकरण की राजनीति चलती है। अरे आप बंगाल आइए, मैं इनवाइट करता हूँ चिंतामणि बाबू को, बंगाल आकर देखकर जाइए कि यहाँ हिंदू मुसलमान हम लोग कितने एकता के साथ रहते हैं। तो चिंतामणि जी, आपको आमंत्रण मिला है, विचार कीजिएगा। लेकिन मेरे पास चर्चा का विस्तार देने के लिए अब रमेश शर्मा जी के पास रुक करना। और रमेश जी, आपसे समझना चाहता हूं, ये जो कुछ भी घटित हो रहा है, पहला सवाल तो यह है, ये सायास है या अनायास है, सुनियोजित है या अकस्मात है? क्या देख पा रहे हैं आप? राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए त्योहार माध्यम बन गए। हर वर्ग अपनी सुविधा के अनुसार इस उपद्रव को भुनाना चाहता है, जताना चाहता है। कोई अल्पसंख्यक का मसीहा होना चाह रहा है, कोई बहुसंख्यक का तारणहार होना चाह रहा है, और कुल मिला के देश का माहौल खराब हो रहा है। क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरी दृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो अनायास नहीं है, वो सायास है जी। और अनायास हम इसको तब कह सकते थे जब ये पहली बार होता है। मैंने जब से होश संभाला है तब से इस तरीके से खासतौर से त्योहारों पर पथराव की घटनाएं मैंने जब से होश संभाला है तब से पढ़ी हुई हैं और सुनी हुई हैं और देखी हुई हैं। इसलिए ये अनायास है, मैं इसको नहीं मान सकता। एक नंबर बात हुई। दूसरी नंबर बात, ये जो घटनाएं घट रही हैं ये ठीक उसी तरह की घटना की है। बंगाल में अगर आप देखें तो 1907 में और 1908 में और 1909 में कितनी जगहों पर पथराव हुआ और हिंसा हुई है, और वो जगहें आजकल अब बांग्लादेश में चली गई हैं। ये इतिहास इस बात का गवाह है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी हिंसा होती है, एक कहावत है कि दूध का जला छाछ फूंक करके पीता है, तो हमने तो दूध के जले नहीं है, हम तो एक प्रकार से पूरी तरीके से देश में इस तरह के हिंसा की ज्वाला में से निकल के आया है। आप देख लीजिए बंटवारे की हिंसा को लेकर के, उसके बाद भी हम इस तरह की घटनाओं को अगर राजनीतिक कह करके किसी राजनीतिक दल पर आरोप लगा करके करेंगे तो इससे उन असामाजिक तत्वों को मौका मिलेगा जो 100-125 साल से इस देश में बंटवारे की राजनीति को कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, हम सेकुलर देश है, तो सेकुलर देश है, तो सेकुलर देश होने के कारण क्या किस गली में मुसलमान रहते हैं तो वहां राम जी का जुलूस नहीं निकल सकता, इसलिए उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी? अगर सेकुलर देश है तो कहीं से भी ताजिए का जुलूस निकले, कहीं से भी राम जी का जुलूस निकले। कहां पर एक आबादी विशेष की आबादी ज्यादा है वहां आप राम जी का जुलूस नहीं निकालिए, और निकाल लिया तो फिर हिंसा हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि सेकुलरिज्म का पार्ट जो है, सबसे पहले तो सरकारों को समझ लेना चाहिए कि अब जहां से जो जुलूस निकलना है, जहां से ताजिए निकलना है वहां से ताजिए निकले, जहां से मुहर्रम का निकलना है वहां से मुहर्रम का जुलूस निकले। रमेश जी, बीच में एक पूछना चाहूंगा, सरकारें क्या करे? अब जुलूस निकले और उसमें नारा लगे, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और कहां से निकले? मुस्लिम इलाके से निकले। तो सरकार कोशिश करती है, बच लो यार इससे, क्यों टकराव पैदा कर रहा? तो आप क्या कहते हैं, गलती है सरकारों की? देखिए, धार्मिक जुलूस में, रामनवमी के जुलूस में, देवी जी के जुलूस में, कृष्ण जन्माष्टमी के जुलूस में या भगवान परशुराम जी के जुलूस में इस तरह का कोई नारा लगाता है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो अनुचित है। और धार्मिक जुलूसों में राजनीतिक नारा लगाना, धार्मिक जुलूसों में सांप्रदायिक नारा लगाना, इस पर बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, और जो लोग इस तरह के नारे लगा रहे हैं उनको बंद करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जो लोग ये आपत्ति करते हैं कि हमारे मोहल्ले से फला जुलूस ना निकले, उन पर भी सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। या तो हम तय कर लें कि हम सेकुलर देश नहीं है, हम सांप्रदायिक देश हैं, और इस तरह के नारे भी रुकने चाहिए। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा इससे इतर है रमेश जी, थोड़ा हम देश की वर्तमान स्थिति को देखें। अब ये हो कहां रहा है? घटना गुजरात में भी हुई, घंटों में काबू में आ गई। बड़ौदा में हुआ, किसी ने पत्थरबाजी की, 2 से 4 घंटे लगे, जिम्मेदार लोग पकड़े भी गए, उसके बाद कोई पूरी तरह शांति। मुंबई में भी हुआ, एक इलाके में घंटों की बात थी, काबू में आ गए। लेकिन वही बिहार में हुआ, अभी तक धधक रहा है।
कहीं कर्फ्यू है, कहीं धारा 144 है। बंगाल में हुआ, अभी तक बयानबाजी का दौर चल रहा है, अभी भी तनाव बना हुआ है। कहने का आशय ये, जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर ये विषय आसानी से शांत नहीं होते। जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां या तो ऐसी घटनाएं नहीं हो रही, और अगर घटित होती भी हैं तो तुरंत उन पर काबू पा लिया जाता है। क्या आप एक स्पष्ट विभाजन नहीं देख रहे हैं? क्या इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा कि एक बदलता हुआ देश है? इसके संदर्भ में कुछ ये ना, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने की कोशिश, एक तरह से एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने की कोशिश दूसरी तरफ से, इस पर कुछ कहिए ना। निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने की कोशिशें जो हैं ये पहली बार नहीं हो रही हैं, कुछ लोगों के द्वारा हमेशा से हो रही। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं सितंबर 1946 का उदाहरण। उस वक्त गांधी जी थे दुनिया में, सितंबर 1946 जब माउंटबेटन ने कहा कि अंतरिम सरकार बनाइए, और यहाँ जब अंतरिम सरकार बनी, आप कल्पना कर सकते हैं उसमें मुस्लिम लीग को, जबकि आप अगस्त 1946 का देखेंगे जब डायरेक्ट एक्शन हुआ, डायरेक्ट एक्शन में बंगाल में कितनी हत्याएं हुई हैं, पंजाब में कितनी हत्याएं हुई हैं। उसके बाद 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 4 मंत्री नेहरू जी ने शामिल किए। तो ये तुष्टि, अच्छा उनको अगर सबको साथ लेना तो हिंदू महासभा के लोगों को साथ क्यों नहीं लिया? तो कुल मिलाकर के हिंदू महासभा को किनारे करके मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ही मुस्लिम लीग के उन लोग प्रतिनिधियों को शामिल लिया, जिसमें आप कल्पना कर सकते हैं उस अंतरिम सरकार में लियाकत अली भी मिनिस्टर थे जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। तो कुल मिलाकर के तुष्टीकरण की ये जो नीतियां चल रही हैं ये कहीं ना कहीं, और बिहार और बंगाल, यहां पर आप नीतीश और ममता से नहीं जोड़िए। आप अगर पार्टीशन के समय का देखेंगे, 1922 के बाद की हिंसा देखेंगे, 1922 में जो मालाबार में हिंसा हुई, उसके बाद अगर देखेंगे तो बिहार की ये जो पट्टी है, खासतौर से नालंदा से लेकर के चटगांव तक और ढाका की पट्टी, आप अगर देखें तो कितनी हिंसाएं हुई हैं। ये सारा का सारा गजेटियर में है, और वो भी अंग्रेजों ने लिखा हुआ गजेटियर है, किसी भारतीय का लिखा हुआ नहीं है। तो जो जिले के गजेटियर हैं उनमें आप अगर हिंसा का विवरण देख लेंगे तो वो बिहार और बंगाल का क्षेत्र उसमें ज्यादा रहा है। तो कुल मिलाकर के वो असामाजिक तत्व जो देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं, वो धर्म का मुखौटा ओढ़ करके हिंसा करके अपना व्यक्तिगत लाभ कमाना चाहते हैं, ये उन लोगों की साजिश है। कुछ लोग हैं जो, मैं रोकूंगा रमेश जी, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की भाषा को सुनिए, समझने की कोशिश करिए। वो इन हिंसाओं के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या आपके अनुसार भाजपा का मतलब असामाजिक तत्व है? मेरी दृष्टि में ये दोनों मुख्यमंत्री भाजपा का नाम लेकर के उन असामाजिक तत्वों को बचा रहे हैं। भाजपा अगर असामाजिक तत्व होती तो आप कल्पना कर सकते हैं जिस तरीके से कश्मीर में मुसलमानों का पलायन हुआ, वैसा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इन राज्यों में मुसलमानों का पलायन हो जाता अगर भाजपा सांप्रदायिक होती। तो कुल मिलाकर के इन राज्यों में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है कि कोई अल्पसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति किसी राज्य से दूसरे राज्य में गया हो। तो कुल मिलाकर के भाजपा का नाम लेकर के असामाजिक तत्वों को संरक्षण ये दोनों मुख्यमंत्री दे रहे हैं। परिमल जी, सीधे तौर पर आक्षेप आपके संदर्भ में है, आप असामाजिक तत्वों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वोट बैंक को एक कंसोलिडेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी या हिंदूवादी संगठनों पर आक्षेप लगाते हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, स्पष्ट कर दें कि यहाँ बिहार में रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन स्थापित है, और जो घटनाएं हुई सरकार ने, हमारे आदरणीय नेता ने कठोर से कठोर कदम उठाने की बात की है, कड़े निर्देश दिए गए हैं। उच्च स्तरीय अधिकारी जो प्रभावित क्षेत्र है उसके दौरा कर रहे हैं, वहां डिप्लॉयमेंट ऑफ द फोर्सेस की गई है, और किसी भी तरह जो कम्युनल हार्मोनी है उसको रिस्टोर करने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु यह जांच का विषय है कि इस तरह के दंगों के पीछे कौन, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए प्रश्न क्यों उठता है बीजेपी पर, ये मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी जो घटना हुई सासाराम में या फिर नालंदा में, यह राजनीति का समय नहीं था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने यहाँ आकर, आप समझें कि सैफ्रॉन कलराइजेशन किया, जो अल्पसंख्यकों के मन में भय और आतंक का माहौल उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए बीजेपी को, कम से कम ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में राजनीति नहीं करें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप कुछ समय के बाद, और ऐसे भी जब
बीजेपी वाले या जो अमित शाह ने, आदरणीय अमित शाह ने जो सम्राट अशोक की जयंती की बात कही, तो किसी भी स्थिति में सम्राट अशोक की नीति और बीजेपी की नीति मेल नहीं खाती। सम्राट अशोक की धर्म की नीति सभी धर्मों में विश्वास करने वाली, सब धर्म संभाव में विश्वास करने वाले वो के प्रतीक है सम्राट अशोक। तो जबकि बीजेपी तो स्पष्ट रूप से वो हमेशा हिंदू राष्ट्र की कल्पना की बात करती है, हमेशा हिंदू नेशनलिज्म की बात करती है। तो बीजेपी नीतीश कुमार के साथ तो हो सकती है, पर बीजेपी सम्राट अशोक के साथ नहीं हो सकती। ये परिमल जी हमको बता रहे हैं। विचार कीजिएगा परिमल जी, अपनी सोच के संदर्भ में, अपने तर्क के संदर्भ में। बहरहाल मुझे जाना है जीशा जी के पास, लेकिन चिंतामणि जी को कोई तर्क देना है, एक बार सुन ले चिंतामणि जी की आपत्ति को। देखिए, मुझे लगता है कि ये इनको परिमल जी को बहुत अध्ययन की आवश्यकता है। ये धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ नहीं समझते हैं जी, और एक ना इनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, इनको बहुत अध्ययन की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि ये अभी बता रहे थे कि सांप्रदायिक मुद्दे हैं, एनआरसी सांप्रदायिक मुद्दा है, जनसंख्या नियंत्रण और सांप्रदायिक मुद्दे हैं, ये जो बड़े मुद्दे हैं ये सांप्रदायिक है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग रुख रखते थे और फिर अलग हो गए। अब ये एनआरसी कब से सांप्रदायिक विषय हो गया? ये तो देश में अगर कोई बांग्लादेशी है, कोई पाकिस्तानी आ गया है जो भारतीय नहीं है, उसको वापस डिपोर्ट करने की बात है। ये सांप्रदायिक विषय कैसे हो गया? ये बताइए कि जनसंख्या का विषय सांप्रदायिक कैसे हो गया? इनको बहुत अध्ययन की जरूरत है। ये इतना अंधे हो गए तुष्टीकरण में कि इनको धर्मनिरपेक्षता का भी अर्थ नहीं मालूम है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब केवल हिंदुओं का दोहन, हिंदुओं का सप्रेशन, का शोषण है। तो कुल मिला के चिंतामणि जी ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया। लेकिन मैं जीशा जी आपके पास आना चाहता हूं, इतना प्रचंड बहुमत मिला विधानसभा में, फिर भी डरते क्यों है भाजपा से इतना? कुछ भी हो तुरंत भाजपा। कहीं आजकल सुई भी गिरती है तो ममता बनर्जी नाम भाजपा का लाती है। ये तीन जो 70 सीटों पर भाजपा डर तो नहीं गए चुनाव में एक ना हो जाए, भाजपा आती है जी। 2019 के इलेक्शन के बाद, लोकसभा निर्वाचन के बाद यहाँ पे अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने आकर बोला था अब की बार 200 पार, 100 भी पार नहीं कर पाए, 77 में जाकर अटक गए। तो भाजपा से हम लोग नहीं डरते, भाजपा डरती है ममता बनर्जी से। और मैं आपको ये बात बताऊं कि बंगाल में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, दुर्गा पूजा, काली पूजा, जगद्धात्री पूजा, ये सब फेस्टिवल में आप एक भी इंसिडेंट क्यों नहीं दिखा पाते? क्यों रामनवमी के दिन इतने सारे हादसा हो जाते? क्यों? जहां पे विश्व हिंदू परिषद है, जहां पे बजरंग दल है, जहां पे आरएसएस है, वहीं पे हिंसा है। ये देश के आवाम अच्छे से जानते हैं, इसे मुझे क्लियर करने का जरूरत नहीं हो। सेकेंडली, ममता बनर्जी की सरकार कोई भी तुष्टीकरण नहीं करती। जीशा जी, मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया। आपने इतने सारे पर्वों के नाम बताए और साथ में ये बताया कि उस समय पर कोई उपद्रव क्यों नहीं होता, रामनवमी पर ही क्यों होता है। तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जितने भी भाजपाई हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ये क्या रामनवमी के समय पर ही बंगाल में आते हैं? बाकी समय बंगाल से बाहर रहते हैं, इसलिए बाकी समय शांति रहती है। ये रामनवमी के लिए आते हैं भारतीय जनता पार्टी भी, बजरंग दल भी और विश्व हिंदू परिषद भी, ऐसा है? ये दिलीप घोष तो माँ दुर्गा को इन लोग नहीं मानते। माँ दुर्गा के बारे में दिलीप घोष ने क्या कहा था वो मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ चैनल पे, क्योंकि मुझे भी पाप लगेगा, मैं वो दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये चीज क्लियर करता हूँ कि बंगाल में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं सिर्फ रामनवमी में, जिसमें बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का इन्वॉल्वमेंट रहता है, वहीं पे हिंसा नजर आती है। और सेकेंडली, हमारी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। अगर करती तो 31 लोग जो अरेस्ट किए गए हैं, उन लोगों का धार्मिक या फिर राजनीतिक परिचय देखकर उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया है। क्रिमिनल होते हैं, उन लोगों का जात या धर्म नहीं होता है या राजनीतिक परिचय भी नहीं होता, उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोवोक कर रहे हैं, जो क्रोनोलॉजी बैठा रहे हैं, दंगे के एक दिन पहले जो बोल दे रहे हैं, दूसरे दिन आप टीवी पे नजर रखना, उन लोगों से प्रश्न पूछना चाहिए हिमांशु जी आपको। बिल्कुल पूछूंगा, मुझे केवल ममता बनर्जी के इस बयान के संदर्भ में थोड़ा सा सफाई दे दीजिए जी साहब, थोड़ा मैं समझ नहीं पाया इस तर्क को। तो इतने दर्शक देख रहे हैं, आप जैसा गुणी वक्ता मौजूद है पार्टी का, थोड़ा विस्तार देगा। जो उन्होंने ये कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वे सब तो रमजान और रोजे में व्यस्त है, उनके पास सबके लिए वक्त ही कहां है, थोड़ा समझा देंगे आप? मतलब ये पक्की गारंटी है ना कि मुसलमान समुदाय का कोई भी व्यक्ति एक पत्थर नहीं मार सकता जब रोजे चल रहे हैं, रमजान चल रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी ने तो कोई जांच तो की नहीं, उन्होंने सीधे स्टेटमेंट दिया। इतनी मजबूती के साथ, इतनी दमदारी के साथ, इतनी स्पष्टता के साथ किसी और नेता को मैंने खड़े नहीं देखा। थोड़ा बता दे जीशन जी।
थोड़ा आपको अपने नेता के साथ खड़ा होना चाहिए ना। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ इमाम सिद्दीक जी। ममता बनर्जी ने कहा है कि रमजान के महीने में आप मिसकोट मत कीजिए। वो मंच पे फॉर्चुनेटली मैं भी मौजूद था, वो धरने मंच में जहां ममता बनर्जी ने अगर मुझे मिसकोट करना होता जीशान जी तो आपसे सवाल ही क्यों करता। मैंने कहा ना कि आप स्पष्टता दे। आप एक पार्ट मिस कर रहे हैं। आप अच्छे से अगर वो वीडियो पूरा लाइव देखिएगा आपको पता चलेगा। ममता बनर्जी ने ये कहा था कि कुछ चैनल्स घटना घटने के बाद अपना हेडलाइंस बना दिया कि मुसलमान है दंगे के पीछे। तो ममता बनर्जी ने ये कहा कि रमजान के महीने में जो चैनल्स यहाँ पे हेडलाइन कर चुके, इंसाफ कर बैठे, तो मैं ये बताना चाहता हूँ रमजान का महीना है, यहाँ मुसलमान सैक्रिफाइसेस करते हैं अपने ऑलमाइटी के लिए। सेकेंडली अन्नपूर्णा पूजा भी है बंगाल में, जहाँ हिंदू भी अपना धर्म पालन कर रहे हैं। ये जिन लोग ने घटना घटाया ये हिंदू या मुसलमान नहीं, ये दंगाई है जी। हम ना हिंदू को ब्लेम कर रहे हैं ना मुसलमान को, क्योंकि दंगा जो करते हैं ना वो हिंदू हो सकते हैं ना मुसलमान हो सकते हैं, वो केवल भाजपा ही हो सकते हैं। सीधे तौर पर निष्कर्ष ये है। क्या कहते हैं चिंतामणि जी? जीशान जी ने बताया ना हिंदू ना मुसलमान पर भाजपा ही हैं। तो आप कौन से धर्म से ताल्लुक रखते हैं, थोड़ा बताइए तो भाई। झूठ की इतनी पराकाष्ठा जी। मुझे बताइए कि वो केवल रामनवमी की बात कर रहे हैं। पिछली बार दुर्गा पूजा में प्रोसेसन निकले, इसलिए हाईकोर्ट से अनुमति, हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ तो वो प्रोसेसन निकल पाए। ये स्थिति है बंगाल में तुष्टीकरण की। और ये बता रहे हैं कि सारे त्योहार मना रहे हैं, वो तो दिलीप जी माँ दुर्गा को नहीं मानते। आप मानते हो क्या माँ दुर्गा को? ये सवाल करने का आपको क्या हक है कि कोई मानता या नहीं मानता? भाई ये देश को आप अपनी उस किताब के नजरिए से नहीं समझ पाओगे। वो बाहर निकलो मदरसे की सोच से तो आपको समझ में आएगा। जरा देश को समझो, हिंदू को पढ़ो, हिंदुत्व को पढ़ो, यहाँ के दर्शन और यहाँ का जो धार्मिक व्यवस्था उसे पढ़ो, उसे पढ़ो। ये चिंतामणि का कहना है। ये जितने भी विपक्ष की राजनीति करने वाले लोग हैं वो आप जैसे संगठनों को भारतीय जनता पार्टी के औजार के तौर पर देखते हैं कि कुल मिला के भाजपा को सत्ता में बनाए रखना या जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है उसे सत्ता में लाने के लिए उपक्रम करना, चाहे उसके लिए उपद्रव का सहारा लेना पड़े, यही आप लोगों का काम है। क्या आपने इन संगठनों को अपना औजार बना रखा है चिंतामणि जी? आप ही बता दो। देखिए, ये तो इसमें कहीं विश्व हिंदू परिषद नहीं है। ये जो स्वाभाविक रूप से जुलूस निकलते रहे, ये हिंदू समाज है जो उत्सव धर्मी है, उत्सव प्रिय है, लेकिन हिंदू समाज के उत्सवों पर पत्थर मारना ये शक्ल बन गया है मुसलमानों का। इसलिए ये मुद्दा किसी एक संगठन का नहीं है। ये विश्व हिंदू परिषद इसमें कहां से आ गया? विश्व आप बड़ा जनरलाइज कर देते हैं, शक्ल बन गया है मुसलमानों का। वहां पर घटना तो केवल बिहार और बंगाल के संदर्भ में है। एक दो उदाहरण जो है गुजरात और महाराष्ट्र के संदर्भ में है। 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं देश में, लगभग सभी हिस्सों में रहते हैं। बाकी जगह तो शांतिपूर्ण ही रहा। जिस उज्जैन में आप बैठे हैं वहां भी शांति से निकल गया कि वहां पे पत्थर पड़े हमें पता नहीं चले। ऐसे एकदम से आपने पूरे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए, सब पत्थर मारने वाले तो मुसलमान ही हैं, क्योंकि भाई उनको जुलूस पर आपत्ति करने की जरूरत क्या है या पत्थर मारने की जरूरत क्या है? तैयारी से बैठे हैं, घरों पे पत्थर रख के बैठे हैं कि भाई हिंदुओं का कोई त्योहार ठीक से ना बन पाए। इनके मन में जो वो एक नफरत है बाकी सब लोगों के प्रति, उस नफरत का प्रकटीकरण। अगली टिप्पणी के लिए रमेश जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या निश्चितता इतनी दूरियों के बीच में देश में हम मिलजुल कर रहने की बात करें, माननीय मोहन भागवत जी जो संघ प्रमुख हैं वो डीएनए एक होने की बात करें, दोनों में कुछ तारतम्यता है। चिंतामणि जी की बात को आप देखिए, परिमल जी या जीशान जी की बात को देखिए, कहीं गफलत में तो नहीं जी रहे हम लोग? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि ये भाव जिस दिन स्थापित हो जाएगा कि सबका डीएनए एक है, तो कहीं ना कहीं जिस दिन ये भाव स्थापित हो जाएगा लोगों को भगवान जी की आराधना करने का मार्ग अलग हो सकता है। जिस तरीके से हम अलग अलग पसंद के कपड़े पहनते हैं उसी तरीके से राष्ट्रीयता का डीएनए जिस दिन स्थापित हो जाएगा उस दिन इस तरह की घटनाएं बंद हो जाएंगी। लेकिन इस देश में कुछ लोग हैं जो देश को कमजोर करना चाहते हैं। जिस तरीके से देश आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, लोग इसकी तरक्की कर रहे हैं, जो स्पीड रही है, आप अगर 1947 में गरीबी की रेखा का प्रतिशत देखें और 2023 में आकर के प्रतिशत देखें, इसमें सब सरकारों का योगदान है। कांग्रेस का भी योगदान है, भाजपा का भी योगदान है, जो मिलीजुली सरकार रही उनका भी योगदान है। जिस तेजी के साथ गरीबी की रेखा का प्रतिशत बढ़ा है, लोगों ने प्रगति की है, जिस आधार पर हमारे यहाँ के टेक्नोक्रेट्स निकले हैं और विदेशों में जाकर के कंपनियां चला रहे हैं, अमेरिका में,
उस आधार पर कुछ देश चिंतित हैं जो इस देश की प्रगति को रोकना चाहते हैं, और उस प्रगति को रोकने के लिए षड्यंत्र पूर्वक ये जो वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, ये उन लोगों का षड्यंत्र है। इसके लिए इसीलिए हमको चाहिए कि जब भी कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं, हम किसी संगठन पर, किसी राजनीतिक पर, दल पर आरोप लगाने के बजाय उन असामाजिक तत्वों को पकड़ना चाहिए जो इस तरह की घटनाएं घट रहे हैं और उनके तार किससे जुड़े हुए हैं। ये जो जिस दिन हम नेटवर्क समझ लेंगे उस दिन मैं समझता हूं देश की प्रगति होगी। जिस दिन हम ये बात समझ लेंगे, तो रमेश शर्मा जी इस नतीजे के साथ में है कि ऐसी अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करने पर एक राय हुकूमतों को होना चाहिए, ना कि राजनीतिक दलों को अपनी सुविधा के अनुसार जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करनी चाहिए। जांच होने से पहले ही अपने अपने विचार और सुविधा के अनुसार जो जिम्मेदार ठहराने की होड़ है वो देश को कमजोर ही करेगी, और देश को कमजोर ही नहीं करेगी बल्कि देश को विभाजित भी करेगी। अब ये कमजोर करने की कोशिश किस शख्स के संदर्भ में हो रही है, किसकी स्थिति के संदर्भ में हो रही है, ये खासा दुखद है। जिस राम को न केवल इस देश में पूरी दुनिया में आदर्श के तौर पर देखा जाता है, जिसके राम राज्य की कल्पना के साथ में सपना रहता है कि हम भी कुछ ऐसा ही राज्य स्थापित कर पाए, उसके संदर्भ में इस प्रकार का विवाद बेहद दुखद है। क्या इस पर राजनीतिक दल विचार करेंगे और राम को सियासत से दूर रखने के लिए तैयार होंगे, ये सवाल है। उम्मीद करते हैं समय रहते इसका उत्तर हमें मिलेगा। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है आज के शेर का। जोड़ने की भावनाओं को व्यक्त करता हमारा आज का शेर ये कहता है, सभी के दीप सुंदर हैं हमारे क्या तुम्हारे क्या, सभी के दीप सुंदर हैं हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ है इस किनारे क्या उस किनारे क्या। अभी बनारसी ने कितनी सुंदर बात कही थी, पर शायर सुंदर बात कह लेता है, पर हम लोग हैं मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। उम्मीद करते हैं सियासत वाले भले ही ना माने, पर हम तो माने, क्योंकि ये देश हमारा भी तो है, हमारी जिम्मेदारी भी तो है। इस आह्वान के साथ, इस आग्रह के साथ, इस अपील के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।